यार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। तो देखिए, इसके पहले जो हम आपके साथ डिस्कशन कर चुके हैं आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट पर। और जाइए, अगर नहीं देखा है आपने वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा। टू द पॉइंट्स आपको मटेरियल पूरा उपलब्ध कराया जा रहा है आपके मेंस के लिए। और इसका पीडीएफ देखना है अगर आपको, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ देखिए, यह ध्यान रखिएगा, आपको पेपर 1 को लेकर के आपसे वादा किया गया है कि बढ़िया से कवर कराएंगे। पेपर 4 आपसे कवर करा दिया है हमने। उसके बाद पेपर 3 के आपको इकोनॉमी के क्रिस्पी नोट्स दे दिए जाएंगे। और इतना बेहतरीन मटेरियल मिलने के बाद आप अपना आंसर बहुत ही बेहद ढंग से लिख पाएंगे। और ये सब आपको मिलेगा कहाँ पर? आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा। और उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो देखने के लिए आपको यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, है ना। और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा इसको। चलिए ज्योग्राफी पर देखते हैं। सबसे पहले यह आपको 2 पार्ट में यहाँ पर वीडियो बनाया जाएगा। पहला जो वीडियो रहेगा आपका, वह ज्यादातर फिजिकल जो जो भी क्वालिटीज होती है ना, फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वह आपको यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। वहां से कहाँ से आपके सवाल आते हैं, यह आपको ध्यान से बताया जाएगा। और उस पर आपको क्या तैयार करके जाना है अपने एग्जाम में, यह आपको ध्यान से बता दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले बात की जाएगी। पहले जो सवाल आते हैं, सबसे पहले देखा जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर आपसे सवाल कहां से पूछे जाएंगे? सबसे पहला आपसे सवाल एक पूछा जाता है वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर। तो पहला सवाल आपका कहां से आता है? वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर। दूसरा जो है आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर आता है ना। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में सबसे संगठित रूप में जो व्याख्या पहली दी गई थी, वो वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से दी गई थी। और इसके पहले भी कुछ मान्यताएं थी, आपको पता है, जैसे बिग बैंग थ्योरी पढ़ते हैं आप, है ना। इसके पहले सागर निटल सिद्धांत जैसे कुछ ऐसी परिकल्पनाएं दी गई, लेकिन बहुत अधिक ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी ये, है ना। ज्यादा मान्यता नहीं प्राप्त हो पाई, ना ज्यादा लोकप्रिय हो पाई। अत्यधिक लोकप्रिय कौन सी हुई? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पर आयोग के द्वारा सवाल भी बनाया जाता है भाई। तो अब आपसे अगर पूछा जाएगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है और वेगनर के साक्ष्यों पर इसकी चर्चा करिए, है ना। ये कुछ साक्ष्य देंगे ना, जिसके माध्यम से अपने सिद्धांत को स्थापित करना चाहेंगे। अब जब आप लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं और कौन कौन सी चीजें आपके दिमाग में की पॉइंट्स होने चाहिए, यहाँ पर आपको देखिए की पॉइंट्स दिए जाते हैं। इन की पॉइंट्स का यूज करके ही आप अपना आंसर पूरा कर सकते हैं। ये की पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, कोर होता है, क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है आपके आंसर का। और इसके माध्यम से उत्तर आपका पूरा होता है। देखो कैसे समझना चाहिए इस टॉपिक को। इस विस्थापन सिद्धांत को समझने के लिए या इससे संबंधित उत्तर को लिखने के लिए पहले आप बताएंगे कि यह देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति की पहली संगठित व्याख्या थी। हाँ, इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर उन्होंने भाई व्याख्या में बताया क्या, आप ये बताएंगे। वेगनर ने कहा कि कार्बोनिफोरस जो युग था, कार्बोनिफेरस युग के बाद क्या होता है, उसके बाद में यह विखंडन शुरू होता है आपके महाद्वीप में। तो उसके पहले तक क्या होता है? उसके पहले तक इन्होंने कहा जो आपका जलखंड था उसको इन्होंने पैंथालसा बोला, और जो आपका स्थलखंड वाला भाग था उसको इन्होंने पैंजिया बोला, है ना। इस रूप में पहले हमारा महाद्वीप मौजूद था। ठीक है भाई, कार्बोनिफेरस के पहले उन्होंने बोला इस रूप में मौजूद था। उसके बाद बताया कि कार्बोनिफेरस के बाद जब क्या होता है, जब पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में पहले विखंडन होगा, तो यह जो पार्ट है आपका विखंडित होकर के क्या होगा, उत्तरी भाग जो है आपका अंगारा लैंड कहलाएगा, और जो दक्षिणी भाग है आपका वो गोंडवाना लैंड कहलाएगा। और जो बीच में जल होगा, जहां पर जल भरा होगा, वो आपका पूरा टेथिस कहलाएगा, है ना। आप पढ़ते होंगे, जो उत्तरी भाग है स्थलखंड का वह अंगारा लैंड में परिवर्तित हुआ, और जो दक्षिणी भाग के रूप में परिवर्तित हुआ वह हुआ गोंडवाना लैंड के रूप में। और जो जल यहाँ पर जल मौजूद था, जहां पर जल भर गया, आसपास का जो जल था ना, किसका जल? पैंथालसा का, वो भाग क्या कहलाया? टेथिस सागर कहलाया। बीच में टेथिस सागर का निर्माण हुआ। तो अब जानते हैं आज जहां पर हिमालय है, यहाँ पर पहले टेथिस सागर हुआ करता था, है ना। तो उसके लिए देखो हमें पढ़ना है यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो पहला इन्होंने बताया कि विखंडन किस तरीके से हुआ। फिर दूसरा ये बताएंगे कि विस्थापन किस तरीके से हुआ। आज देखते हैं ना, आज जो आप पूरा मानचित्र देखते हैं विश्व का, तो वो किस तरीके का दिखाई देता है? इस तरीके का दिखाई देता है ना। पहले मान लीजिए शुरुआत में देखते आप, भले हालांकि तब मानव मौजूद नहीं था, तो पहले इस तरीके से था, है ना। यह पैंथालसा वाला भाग था, यह पैंजिया था। फिर ये टूटा भाई, आधा भाग ऊपर बताया इन्होंने टूटा, आधा नीचे। और ये किस कारण से टूटा, इन्होंने इसके लिए जिम्मेदार बल कौन सा बताया? गुरुत्वाकर्षण बल इसके लिए जिम्मेदार था। फिर उन्होंने कहा कि उसके बाद, हालांकि ऐसा तो है नहीं केवल उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग हो, हमारा स्वरूप तो इस तरीके का है, तो इस तरीके का स्वरूप के लिए क्या हुआ? विस्थापन हुआ होगा। विस्थापन के लिए उन्होंने बताया 2 बल जिम्मेदार थे। कौन कौन से बल? पोलर फ्लीइंग बल और दूसरा ज्वारीय बल, है ना। पोलर जो फ्लीइंग बल होता है, देखिए ध्रुवीय क्षेत्र से लगने वाला बल होता है। तो आप देखते हैं जैसे इस यह संरचना रही होगी आपकी। अब पोलर ध्रुवीय क्षेत्र से जो बल लग रहा होगा, इसको विषुवत रेखा से किस ओर खींचेगा? ध्रुवों की ओर। उसी तरीके से उत्तरी ध्रुव से जो बल लगेगा वह, और दक्षिण के भाग को दक्षिणी ध्रुव से लगने वाला बल खींचेगा। तो आप देखिए, जब विषुवत रेखा के आप दक्षिण में भी कुछ भाग पाते हैं स्थलखंड का, और
उत्तर में भी कुछ भाग भाते हैं स्थलखंड का, तो विस्थापन इस तरीके से हुआ होगा। कौन सा बल? आपका पोलर फ्लीइंग बल लगा होगा। दूसरा बल इन्होंने बताया कि देखिए आप जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, ये पश्चिम की ओर क्या होता है, इसका विस्थापन होता है। तो इसके लिए कौन सा बल कार्य किया होगा? इसके लिए उन्होंने बताया ज्वारीय बल कार्य किया होगा। देखो की पॉइंट्स हैं सारे कि नहीं, अब की पॉइंट्स को समझना कैसे है वो देखिए आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। तो आपको गुरुत्वाकर्षण बल ध्यान रखना है, विखंडन के लिए जिम्मेदार रहा। और दो बल इन्होंने बताया कौन से? पोलर फ्लीइंग बल और ज्वारीय बल। दो बल किस लिए जिम्मेदार रहे? विस्थापन के लिए जिम्मेदार रहे। तो इन्होंने पूरी जो सिद्धांत दिया ना, पूरा सिद्धांत इसी पर ही आधारित है ना, इनके विखंडन और विस्थापन के सिद्धांत पर। किस तरीके से पहले विखंडन होता है और फिर किस तरीके से विस्थापन होता है, और वर्तमान जो संरचना दिखाई देती है इसकी किस तरीके से उत्पत्ति होती है ना। इसके लिए इन्होंने साक्ष्य क्या बताया? भाई ऐसे थोड़ी ना मान लिया जाएगा विस्थापन पश्चिम की ओर हुआ है, कैसे माना जाए? पहला इन्होंने साक्ष्य दिया जिग्सा फिट का। जैसे आप दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र देखेंगे और अफ्रीका के क्षेत्र में, अफ्रीका के जब आप पश्चिमी क्षेत्र को और दक्षिण अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र को मिलाने की कोशिश करेंगे ना, तो जिग्सा इफेक्ट जैसा प्रभाव देगा। जैसे देखिए इस तरीके का आपका दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र दिखाई देता है और अफ्रीका का इस तरीके का क्षेत्र दिखाई देता है, तो यह क्या है, यहाँ पर पूरा फिट बैठता है, इसी को बोलते हैं जिग्सा फिट। पहला इन्होंने साक्ष्य यह दिया। दूसरा बताया कि आप देखो यार, आप बताओ दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर इस क्षेत्र में जो मिलने वाले जीवाश्म है ना, और अफ्रीका के जो पश्चिमी तट पर मिलने वाले जीवाश्म है, ये क्या है, एक समान रहते हैं, है ना। तो यह भी कहीं ना कहीं कारण रहा होगा, यह भाग टूटकर कहाँ गया होगा? पश्चिम की ओर। किस बल के कारण? ज्वारीय बल के कारण। दूसरा चलो इन्होंने साक्ष्य दिया। तीसरा इन्होंने कहा वनस्पतियों में बहुत सी एकरूपता पाई जाती है। जैसे ग्लोसोप्टेरिस जो प्रकार की वनस्पतियां हैं, वो बहुत से क्षेत्रों में, जैसे जो इन क्षेत्रों में पाई जाएगी वही वनस्पति यहाँ पर भी पाई जाएगी। वही क्या है, वनस्पति इस क्षेत्र में भी पाई जाती है, वही वनस्पति अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो वनस्पतियां किस कारण से एक जैसी पाई जा रही हैं? यह कारण प्रमुख रूप से यही रहा होगा कि यह खंड क्या है, पश्चिम की ओर विस्थापित हुआ होगा। इन्होंने यह साक्ष्य तीसरा दिया। चौथा नदी निक्षेप का इन्होंने दिया, क्योंकि सोने के भंडार हैं जो आपके, वो ब्राजील के तट पर भी मिलते हैं और गिनी तट पर भी मिलते हैं, है ना। तो ब्राजील का तट आप जानते हैं कहां पर है, ब्राजील का तट यह हो गया आपका दक्षिण अमेरिका, और गिनी का तट आप जानते हैं अफ्रीका के इस भाग में। तो यहाँ एक जैसे निक्षेप क्यों मिलते हैं? इसका कारण क्या रहा होगा? विस्थापन हुआ होगा ना इसका पश्चिम की ओर, और हिमनद निक्षेप इसी तरीके से बता देते हैं ये। तो ये कुछ साक्ष्य दिए इन्होंने, इन साक्ष्यों के आधार पर ही इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया, और इन साक्ष्यों के आधार पर ही इसको मान्यता भी मिली। लेकिन क्या पूर्णतः यह मान्यता सत्य, क्या पूर्णतः यह सत्य माना जाएगा? इनकी आलोचना भी होगी ना, कुछ बिंदुओं पर आलोचना हुई उनकी महाद्वीप के विस्थापन के सिद्धांत पर। इन्होंने कहा जो विस्थापन है उसके लिए जो बल बताया इन्होंने, ज्वारीय बल, यह संभव नहीं है ना, क्योंकि केवल मात्र ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की दिशा में विस्थापन संभव नहीं है ना। इसको स्पष्ट नहीं कर पाए। तो पहला विस्थापन के लिए जो जिम्मेदार बल था उस पर इनकी आलोचना होती है। दूसरा इन्होंने गति की दिशा स्पष्ट रूप से नहीं बता पाई, केवल पश्चिम की ओर ही नहीं गया है ना, उत्तर की ओर भी गया है महाद्वीप, उसके लिए उन्होंने चलिए पोलर फ्लीइंग बल बता दिए। कुछ भाग आपका पूरब की ओर विस्थापन हुआ है, तो वहां पर कहीं ना कहीं इनकी क्या है, गति की दिशा को लेकर स्पष्ट व्याख्या नहीं है। अगला क्या है, कुछ पर्वत ज्वालामुखी और कटकों कुछ है ना, इनको लेकर के इनकी स्पष्ट व्याख्या नहीं है। और इन्होंने क्या बात की थी, इन्होंने बताया था भाई कार्बोनिफेरस के सब पहले तक क्या था, वहां तक क्या था, पैंथालसा और पेंजिया, है ना। स्थलखंड आपका पेंजिया था, जलखंड पैंथालसा था। हालांकि इसके, अब आप बताइए, इसके बाद इन्होंने बोला विखंडन शुरू हुआ, तो इसके पहले की क्या स्थिति थी, इस पर कोई स्पष्ट इन्होंने व्याख्या नहीं दी। तो आप समझे आलोचना किन बिंदुओं पर होती है। अब वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत आएगा तो अच्छे से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, पहले बताएंगे संगठित व्याख्या है, फिर बताएंगे कार्बोनिफेरस युग के बाद इन्होंने कौन कौन सी व्याख्याएं दी, फिर उन्होंने विखंडन और विस्थापन पर क्या सिद्धांत दिया, फिर साक्ष्य कैसे बताए, अपने अपने सिद्धांतों को कैसे इन्होंने सिद्ध किया, फिर भी इनकी कुछ आलोचना कुछ बिंदुओं पर होती है। यही आपके आंसर को कंप्लीट कर देगा। दूसरा आता है टॉपिक आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखिए यह पृथ्वी की उत्पत्ति का दूसरा सिद्धांत है और वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। तो इनके आखिर ये इतनी मान्यता है क्यों इसको लेकर के, देखो आप भी जानते हैं इसकी मान्यता क्यों है, और जितने भी फैक्ट्स वगैरह आप पढ़ते हैं ना, इसी सिद्धांत के आधार पर जितने फैक्ट दिए जाते हैं ना, अक्सर प्रीलिम्स में आपसे उसी फैक्ट पर आधारित प्रश्न आते हैं। जैसे आपसे अक्सर पूछा जाता है कितनी बड़ी प्लेटें हैं हमारे वर्तमान समय में, तो 7 बड़ी प्लेटें हैं, आप जानते भी हैं, है ना। अब जो सवाल है, मुख्य सवाल है आपका आएगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सिद्धांत को समझाइए, है ना। प्रमुख किनारों का इसमें वर्णन करना है ना, कौन कौन से किनारे इसमें बताए गए, सीमांत की व्याख्या की गई ना इसके माध्यम से, पृथ्वी की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, पृथ्वी पर जो स्थलाकृतियां हैं इनका निर्माण किस तरीके से हुआ, काफी स्पष्ट तरीके से व्याख्या आपको देखने को मिल जाएगी। सारी स्थलाकृतियां जो आप देखते हैं या प्लेटें देखते हैं ना, इनके निर्माण संबंधी सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इन्होंने बताया कि जो स्थल मंडल है उसका दुर्बल मंडल पर संचयन होता है। अब स्थल मंडल कौन सा क्षेत्र होता है, देखो स्थल मंडल पे आपको अभी आंतरिक संरचना के बारे में बताया जाएगा, तो उसमें क्रस्ट और मेंटल, मेंटल का भी ऊपरी मेंटल, ये भाग क्या होता है आपका, देखिए फिगर इस तरीके से बनाना है आपको, और यह बताना है कि देखिए किस तरीके से आपका क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का भाग जो है, नीचे जो मेंटल का निचला मेंटल है, ये द्रवित भाग में होता है, द्रवित रूप में होता है। तो इन्होंने बताया कि इस पर संचयन होता रहता है इसका, स्थलखंड का। तो इसी को बोला स्थल मंडल का दुर्बल मंडल पर संचयन होता है, ठीक है भाई। और स्थल मंडल पे देखिए आपके महाद्वीप भी है और महासागर भी है ना, प्रशांत महासागर एक बड़ी प्लेट है ना।
अब इन्होंने 7 बड़ी प्लेटें बताई, उसमें कुछ महाद्वीपीय प्लेटें थी, कुछ महासागरीय प्लेटें थी, इसके अलावा कुछ अन्य छोटी छोटी प्लेटें भी हैं। ठीक है, तो इसीलिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलते हैं इसको। 3 प्रमुख इन्होंने सीमाएं बताई, आपको पूछा गया है ना सवाल की प्रमुख सीमाओं का वर्णन किए, तो सीमाएं कौन सी हैं इनकी? 3 सीमाएं इन्होंने बताई। पहला बताया अभिसारी सीमा, आपकी अपसारी सीमा, तीसरी समनच्छी सीमा या समानांतर सीमा। अब प्रमुख रूप से अपसारी और अभिसारी के बारे में प्रमुख रूप से समझिए क्या होता है। देखो, प्लेटों के किनारों पर क्या होता है, जब प्लेटें एक ही दिशा में क्या करती हैं, जब एक ही दिशा में मूवमेंट करती हैं, तो उस तरीके की प्लेटों के संचयन संलयन उसको सॉरी मूवमेंट को क्या बोलते हैं? अभिसारी प्लेट संचलन, है ना। यह अभिसारी प्लेट संचलन जो है आपका विनाशी प्लेट संचलन भी जाना के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब प्लेटें मतलब एक दूसरे की विपरीत दिशा में माना जाए, तो देखिए इस तरीके से, देखिए समझने की कोशिश करिए इस फिगर के माध्यम से। एक प्लेट का संचलन आपका होता है और दोनों प्लेट का एक ही दिशा में होता है ना, समान दिशा में होता है एक दूसरे की ओर। तो आपकी जो महासागरीय प्लेट होती है वो भारी प्लेट होती है, और भारी प्लेट होने के कारण इसका क्षेपण होता है ना। क्षेपण होने से ये नीचे, जितना ही नीचे जाएगी उतने नीचे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। नीचे जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, ये पता है आपको। तो यहाँ से गलित होकर क्या होगा, मैग्मा बाहर निकलेगा। इनके किनारों पर जो सीमांत स्थिति होती है, यहाँ पर क्या होता है, मैग्मा बाहर निकलता है। दूसरा, जब नीचे जाएगी क्षेपण होगा, तो उसके बाद क्या होगा, ज्वालामुखी जैसी प्रक्रियाएं होंगी, या पहले भूकंपी जैसी घटनाएं होंगी। फिर धीरे धीरे जब अवसादों का क्षेपण होता रहेगा, तो अवसादों के क्षेपण के कारण ही क्या होगा, किसका निर्माण होगा, यहाँ पर आपका पर्वतों का निर्माण भी देखने को मिलता है। यह प्रमुख रूप से कुछ देखिए निर्माणकारी, पर्वत निर्माणकारी संचलन भी बोला जाता है इसको। इसके साथ साथ इसको विनाशी संचलन इसलिए बोलते हैं, विनाशी घटनाएं भी होती हैं, जैसे ज्वालामुखी जैसी प्रक्रिया होती है। कहां पर? अभिसारी प्लेट सीमांत पर। अभिसारी प्लेट सीमांत के कुछ उदाहरण आपको क्या दिखाई देते हैं? हाँ भाई, मैं बताऊंगा कैसे। पहले बताऊंगा महासागरीय महाद्वीपीय विस्थापन 3 तरीके का हो सकता है ना। अभिसारी प्लेट सीमांत 3 तरीके का हो सकता है, या तो महासागरीय प्लेट जो है किसमें, महाद्वीपीय प्लेट के पास में आए, है ना, यहाँ टकराए, या 2 महाद्वीपीय प्लेटें आपस में टकराती हैं, या फिर दोनों महासागरीय हो, है ना। 3 तरीके हो सकते हैं, एक तो महासागरीय महाद्वीपीय हो, या एक महासागरीय महासागरीय हो, या महाद्वीपीय महाद्वीपीय हो। अब महासागरीय महाद्वीपीय का कोई उदाहरण आप बताइए, जैसे रॉकी और एंडीज पर्वत है ना, यहाँ पर आप जानते हैं प्रशांत महासागरीय और उत्तरी अमेरिका की या दक्षिणी अमेरिका की जो प्लेट है ना, ये प्लेटें जब टकराती हैं तो उससे क्या है, आपका रॉकी माउंटेन बनता है और एंडीज माउंटेन बनते हैं। अब महाद्वीपीय महाद्वीपीय कहाँ पर दिखता है? यहाँ पर हिमालय दिखता है, यहाँ ज्वालामुखी नहीं दिखता। उसका रीजन क्या होता है, जो महाद्वीपीय प्लेट होती है यह हल्की प्लेट होती है, तो ज्यादा गहराई तक क्षेपण नहीं होता है। इस कारण क्या होता है, यहाँ पर मैग्मा नहीं निकलता है, लेकिन भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं यहाँ पर, और पर्वत का निर्माण भी होता है। महासागरी महासागरी, देखिए महासागरी महासागरी भी आप देखते हैं, कहां पर देखते हैं ये देखिए, एक तो आपको कहां पर दिखेगा, इस प्रकार की प्लेटें देखिए महासागरीय क्षेत्रों में इस तरीके का देखने को मिलता है ना, महासागरी महासागरी जहां पर होता है अभिसारी प्लेट संचलन। ये हो गया आपका अभिसारी प्लेट संचलन, पहला जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू बताया गया। तो यहाँ से देखिए पृथ्वी पर जो आपकी भौतिक संरचनाएं हैं, स्पष्ट रूप से कैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई, कहाँ ज्वालामुखी घटनाएं हो रही हैं, ये सारी व्याख्याएं कौन नहीं कर पाया था, ये सारी व्याख्याएं वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत से संभव नहीं हो पाई थी। तो उसकी बेहतर व्याख्या किसने कर दी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने कर दी। अब कटक वगैरह की व्याख्या भी नहीं कर पाया था, है ना, जो वहां पर दिक्कतें रह गई थी, जिस जिस बिंदुओं पर आलोचना की गई वहां पर, वो सारी व्याख्याएं कहां पर की जाएंगी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से। तो जहां पर अब सारी प्लेट संचलन होगा, जैसे एक प्लेट आपकी देखिए पश्चिम दिशा में जा रही है, एक प्लेट आपकी पूर्व दिशा में जा रही है, यानी कि यहाँ पर विपरीत दिशा में प्लेटों का संचलन होगा। तो प्लेटों के संचलन के कारण क्या होगा, मैग्मा यहाँ पर भी बाहर निकलेगा, लेकिन यहाँ पर कटक का निर्माण होता है ना। समुद्र के भीतर जो ऊंचे स्थलाकृतियां होती हैं उन्हें कटक बोला जाता है। तो इस तरीके का कटक का निर्माण होता है। इस तरीके की घटनाएं कहां पर देखने को मिलेंगी, जब अटलांटिक क्षेत्र में जाएंगे, उसमें मध्य अटलांटिक जो कटकों का निर्माण हुआ है अब सारी प्लेट संचलन के कारण हुआ है। और सन्नच्छी में क्या होता है, यहाँ पर समानांतर रूप से संचलन होता है दोनों के बीच। तो यहाँ पर क्या होता है, भ्रंश वगैरह का निर्माण देखने को मिलता है। तो ये 3 संचलन है, कौन कौन से, अभिसारी अपसारी सन्नच्छी, ये 3 संचलन आप पढ़ के जाना जब भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लिखना। और पहले आप बता देना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी सिद्धांत है क्या। इसके माध्यम से 7 बड़ी प्लेटें बताई गई, कुछ छोटी प्लेटें बताई गई, और उनके सीमाएं बता दी गई है ना। 3 प्रमुख सीमाएं, प्लेट सीमाएं जो सीमांत बोलते हैं, इनकी आलोचना नहीं होगी, हाँ होगी। इन्होंने भाई किस आधार पर इन्होंने प्लेटों की संख्या निर्धारित की है ना, इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। और दूसरी बात है, गति से संबंधित कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं दे पाए, क्यों, क्योंकि संवहनी धाराओं की उत्पत्ति पर इन्होंने कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं दी। तो एक तो इस आधार पर इसकी आलोचना भी होती है। पूर्णतः तो स्थापित नहीं है, लेकिन अभी तक सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त जो सिद्धांत है वो आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही है। चलो, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधित 2 जो थ्योरीज हैं, 2 सिद्धांत हैं आपके, यहीं से यूपीपीसीएस लगातार सवाल भी पूछता है। एक आपका वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत से, दूसरा प्लेट टेक्टोनिक से। अब आपसे लिखने को आएगा तो बढ़िया से फिगर भी बना के आएंगे और लिख कर भी आएंगे। अगला आता है आंतरिक संरचना पर। देखो, आंतरिक संरचना पर आपसे सवाल कहां से पूछा जाता है, आंतरिक संरचना पर एक सवाल आपसे आएगा भूकंपी साक्ष्यों के आधार पर जो आंतरिक संरचना का वर्णन किया जाता है, एक यहां से सवाल आएगा। दूसरा,
दूसरा आएगा आंतरिक संरचना पर आप टिप्पणी फिर करिए। भाई जब आप पहले जानने की कोशिश करेंगे, फिर जब आपको जानकारी हो जाएगी तो बताओ भाई आंतरिक संरचना कैसी है, तो दूसरा सवाल यहाँ से आएगा। चलिए दोनों बहुत बेहतरीन ढंग से, क्लियर ढंग से समझ लेते हैं कि क्या आपको इसमें समझना है। समझने वाली बात यह है कि पृथ्वी के भीतर भाई आपको जानना है कि पृथ्वी के भीतर संरचना कैसी है पृथ्वी की। तो इसको जानने के लिए एक प्रत्यक्ष स्रोत है आपके पास, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या है भाई, खोद खोद कर आप पहुंच जाओ, क्या पहुंच पाओगे, संभव है नहीं, संभव है। तो प्रत्यक्ष स्रोत क्या हो गया, बहुत सीमित हो गया, यानी कि खनन खुदाई जैसे संभावनाएं बहुत सीमित हो गई। फिर अब दूसरा स्रोत क्या बचता है, दूसरा स्रोत है आपका अप्रत्यक्ष स्रोत। इसमें आपका घनत्व, तापमान, दबाव है ना, ज्वालामुखी और भूकंपी तरंगों, ये सब मेथड क्या है, देखो इन सब मेथड से समझने की कोशिश करो घनत्व जैसे मेथड को। जैसे जहां तक हम पॉसिबल है हमारे लिए घनत्व निकालना, हमने उसका घनत्व निकाल लिया। फिर हमने गणितीय गणितीय एक तरीके से आंकड़ों के माध्यम से पूरी पृथ्वी का घनत्व निकाला। फिर हमने देखा कि यार इसका जो घनत्व है और पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, औसत घनत्व जो है इस आधार पर देखा जाए तो पृथ्वी का औसत घनत्व ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या है, हमने अनुमान लगाया कि सेंटर में पृथ्वी का घनत्व क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा। तो फिर आगे वैज्ञानिक इस आधार पर, इस अनुमान के आधार पर और आगे बढ़ेंगे, अप्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से और गणना को करने की कोशिश करेंगे। तो हम ज्वालामुखी के माध्यम से भी एक अप्रत्यक्ष स्रोत के रूप में इसको भी जानते हैं। कैसे, ज्वालामुखी के माध्यम से जो पदार्थ नीचे से निकल के आते हैं, मान लीजिए आयरन निकल के आ रहा है किसी जगह से बहुत गहराई से, तो हम अनुमान लगाएंगे कि नीचे यानी कि आयरन मौजूद है पृथ्वी के धरातल में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। अब उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण आता है जहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, भूकंपी तरंगों से। क्यों, भूकंपी तरंगों के माध्यम से क्या है, हम ज्यादा अधिक से अधिक सटीक तरीके से क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी बता पाए हैं। और जो भी आप प्रीलिम्स में फैक्ट पढ़ते हैं ना क्रस्ट मेटल कोर के आधार पे, तो वो सारे के सारे किस आधार पर गणना की गई है, अनुमान जो लगाया गया है वो भूकंपी साक्ष्यों के आधार पर लगाया गया है। प्रत्यक्ष रूप से जाकर तो अनुमान लगाया नहीं गया है, लेकिन भाई अगर कोई मान्यता प्राप्त है भूकंपी साक्ष्य के आधार पर जो गणना की जा रही है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण बहुत ठोस रहे होंगे ना। तो वही हम समझने की कोशिश करेंगे कि भूकंपी तरंगों के आधार पर आखिर क्यों ये सबसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। तो पहले बताइए भूकंपी तरंगे होते कितने प्रकार की हैं। तो तीन तरीके की होती हैं आपकी, पी, एस और एल। देखिए एल वेव्स जो होती हैं आपकी धरातली तरंगे होती हैं। तो धरातल पे जो तरंगे चलती हैं, धरातल के समीप चलती हैं, तो इनकी तो कोई जरूरत होगी नहीं आंतरिक संरचना जानने के लिए। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, या तो पी का करेंगे या एस का करेंगे। अब पी तरंगे क्या है, आपको थोड़ा सा इनकी प्रकृति जानना जरूरी है, क्योंकि इनका नेचर जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप नहीं बता पाएंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है ना, या आप लिख नहीं पाएंगे। देखो पी तरंगों, आपको बस इतना ही याद रखना है, क्या याद रखना है कि पी तरंगे जो है ये ठोस और द्रव दोनों में चल सकती हैं। और भाई एस तरंगे क्या है, एस तरंगे केवल किसमें चलती हैं, ठोसों में चलती हैं। बस इसी आधार पर हम पृथ्वी के भीतर तक समझ जाएंगे कि आंतरिक संरचना कैसी है। कैसे, देखो जब हमने क्या किया, एक जगह पर पी तरंगे और एस तरंगे दोनों छोड़ी, ठीक है, तो जहां तक क्या है आपका मेंटल ठोस अवस्था में था, वहां तक तो हमारी कौन सी तरंगे दिखाई दी, वहां तक हमारी एस तरंगे दिखाई देती हैं। फिर क्या होता है, मेंटल आपको पता है द्रवित रूप में मौजूद है, जैसे ही मेंटल द्रवित रूप में आता है वैसे ही कौन सी तरंगे गायब हो जाएंगी, एस हो जाएंगी, खत्म, बचेगा कौन, पी। तो हमको ये समझ में आया कि क्रस्ट के नीचे जब मेंटल पार्ट आएगा वो द्रवित रूप में है। अनुमान लगाया हमने, मैग्मा जो है हमारा किस रूप में है, द्रवित रूप में पाया गया है। चलिए, तो पी तरंगे तो अभी नीचे और जा रही हैं, हमने नीचे और भेजा। फिर हमने देखा कि आपका जो कौन सा भाग आएगा, कोर भाग आएगा। हाँ, कोर का जो ऊपरी कोर होगा ना, ये देखिए कोर है, कोर का जो ऊपरी कोर होगा वह क्या होगा, वह भी द्रवित रूप में होगा। तो वहां तक तो चलो पी तरंगे सही से जाएंगी, लेकिन जैसे ही ठोस भाग में पहुंचेंगी तो उनका विस्थापन होगा, है ना। जैसे ही, क्योंकि तरल क्या होता है, तरल आपका विरल होता है, विरल माध्यम होता है, और कोर आपका जो ठोस होगा वो सघन माध्यम होगा। कोई भी तरंग जब विरल से सघन सघन में जाती है तो अपने मार्ग से क्या होती है, विस्थापित होती है। तो क्या हो गया, वह पहले भीतर की ओर जाएगी। ये देखिए समझने की कोशिश करिए, जैसे यह ठोस है भाग, तो यहां से जब तरंग जाएगी, यहां से तरंग जब कोर में घुसेगी, तो कोर में पी तरंग जब जाएगी तो अंदर की ओर थोड़ा सा विस्थापित होगी, ठीक है, अपने मार्ग में परिवर्तन लाएगी। लेकिन जैसे ही मान लीजिए यहां तक पहुंची आगे तरंगे, है ना, तरंगे कोर के ठोस भाग में पहुंचते हुए फिर से दोबारा मेंटल के विरल भाग में जाएंगी। तो यह आपका हो गया विरल, यह मध्य में सघन भाग हो गया, बाहर आपका विरल हो गया। यहां से दोबारा जब विरल भाग में जाएंगी तो फिर से क्या होगा, जब विरल से सघन में आई थी तो भीतर की ओर उन्होंने मार्ग को अपना बदला था, है ना, मूवमेंट किया था। जब बाहर आएंगी तो दोबारा से क्या होगा, फिर से बाहर की ओर थोड़ा सा मूवमेंट आएगा उनकी गति में। तो इसी आधार पर बोला जाता है, देखो यहां से जो तरंगे हैं इस आधार पर जा रही है ना, और यहां से मूवमेंट होने के कारण क्या होता है, थोड़ा सा मूवमेंट होता है, मूवमेंट होने के कारण एक छाया क्षेत्र पाया जाता है जहां पर पी तरंगे मौजूद होंगी। इस आधार पर अनुमान लगाया जाएगा कि कोर अगर ठोस रूप में नहीं होता तो ये छाया क्षेत्र की मौजूदगी नहीं होती, है ना। ये जो छाया क्षेत्र आप देखते हो 105 डिग्री से 145 का, देखो इस फिगर को समझना आपके लिए बहुत आसान है। अगर समझ लोगे ना एक बार तो फिगर बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो हमने पी वेव छोड़ी, पी वेव्स हो गई गायब, तो मेंटल हमने पता लगाया भाई द्रव है। फिर हम कोर ठोस अवस्था में ये कैसे पता लगाएंगे, हमने पी वेव्स का देखा मूवमेंट, मूवमेंट क्या हो रहा है, पहले भीतर की ओर विस्थापन हुआ होगा, फिर बाहर की ओर इनका संचलन हुआ होगा। इस आधार पर हमने देखा भाई इस पहले विरल से सघन गई, फिर सघन से विरल, इसी इसका
प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण है पी तरंग छाया क्षेत्र। तो इस आधार पर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की गणना की। अब भूकंपी तरंगों पर आएगा अगर लिखने के लिए, क्या आप बता पाओगे पी और एस वेव का हमने यूज कैसे किया पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए? अगर यूज करना आपको आ गया ना, अगर इसको समझ गए ना आप इस फिगर को, तो आप बेहतर ढंग से देखो, आप अब ये भी समझ गए होंगे कि भूकंपी साक्ष्यों के आधार पर किस तरीके से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त की जाती है। अब इसी पर देखिए, हमने अनुमान के आधार पर ही हमने निष्कर्ष क्या निकाला, एस वेव्स जहां विलुप्त हुई वहां कौन सा तरल माध्यम बताया ना अभी, और पी वेव्स का जहां विचलन हुआ उस कारण से पी छाया क्षेत्र बना आपका, है ना। इस आधार पर अनुमान लगाया कि कोर कैसा है, सघन ठोस अवस्था में। लो, आसान था कि नहीं यार भूकंपी साक्ष्यों को आधार पर, और क्यों इसको प्रामाणिकता इतनी मिलती है, अब क्लियर हुआ वैज्ञानिकों ने क्यों इसको प्रामाणिकता दी, हो गया होगा। अब भाई जब हमने भूकंपी साक्ष्यों का प्रयोग कर लिया, एक अप्रत्यक्ष माध्यम के रूप में भले ही किया हो, लेकिन हमें जानकारी तो मिली। अब जानकारी के आधार पर ही एक प्रश्न और बनाया जाएगा यहाँ से, आंतरिक संरचना से क्या बनाया जाता है। यहाँ से अगला प्रश्न बनता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर टिप्पणी करिए। टिप्पणी के आधार पर आप बताएंगे कि यह 3 भागों में विभाजित किया जाता है इसको, है ना, क्रस्ट, मेटल और कोर। अब क्रस्ट, मेटल और कोर, आप फिगर तो तुरंत आप बनाएंगे, अभी नीचे आपको देखिए फिगर बनाकर दिया गया है, बहुत क्लियर तरीके से फिगर आपको कौन सा बनाना है ये बताया गया है। आपको बता देना है 3 भागों में विभाजित है। ऊपरी भाग जो है आपका सबसे, जो 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र है पृथ्वी का, आप पृथ्वी सामने आप समझिए, आपको देखिए सबसे बड़ी चीज है, आपको विजुलाइज करना बहुत जरूरी है जब भी भूगोल पढ़िएगा। तो क्रस्ट को आप विजुलाइज कीजिए, और गहराई में 100 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होता है वो आपका क्रस्ट भाग कहलाता है। यह ठोस अवस्था में होता है, और ऊपरी परत में क्या है, सियाल परत बोलते हैं, मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम परत इसको बोला जाता है ना, जिसकी अधिकता जिन तत्वों की अधिकता, जिन धातुओं की अधिकता पाई जाती है ना, उसी के आधार पर इसको नाम दिया जाता है सियाल परत। अब इसका जो महासागरी होता है क्रस्ट होता है, और एक महाद्वीपीय क्रस्ट है ना, दोनों पाए जाते हैं। तो महाद्वीपीय क्रस्ट किसका होता है, ग्रेनाइट का बना होता है, और जो आपका महासागरी क्रस्ट है यह बेसाल्ट का बना होता है। तो क्रस्ट के बारे में इतनी जानकारी अगर आपके पास है तो बहुत है। फिर इसके भीतर गए आप तो मेंटल देखा, मेंटल क्या है, अर्धगलित रूप में है, और नीचे जो ऊपरी मेंटल है वो अर्धगलित है, नीचे आपका जो निचला मेंटल है वो तरल रूप में है। फिर आपने बताया कि यहाँ की परत को सीमा बोलते हैं, है ना। सियाल यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन मैग्नीशियम मिलता है, एल्यूमिनियम की जगह क्या बहुलता में मिलता है, मैग्नीशियम। और 100 किलोमीटर तक का आपका क्षेत्र क्रस्ट कहलाता है। उसके नीचे आपका 2900 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, मेंटल कहलाता है। सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र का है, इसी का है ना। फिर आपने क्रोड बताया, इसके नीचे का जो भाग है पूरा केंद्र तक वह क्रोड है, यह भी ठोस रूप में है, बताया था ना। एस पी वेव्स के आधार पर जब उसका विचलन हुआ था तो इस आधार पर हमें पता चला कि क्रोड किस रूप में है, ठोस रूप में है। और निफे परत बोलते हैं क्योंकि निकिल और फेरस, फेरस मतलब आयरन, है ना, निकिल और आयरन यहाँ पर मिलता है, इस आधार पर इसे निफे परत बोलते हैं। पृथ्वी का जो चुंबकीय गुण है ना, यहाँ पर आयरन की मौजूदगी के कोर में जो आपके है ना, इस कारण ही पृथ्वी का चुंबकीय गुण भी दर्शाया जाता है पृथ्वी के द्वारा। आप बताएंगे कि इसका सर्वाधिक घनत्व कहां पर पाया जाता है पृथ्वी का, क्रोड एरिया में ही पाया जाता है ना। क्यों पाया जाता है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन यही है, यहाँ पर भारी तत्व मौजूद हैं। ये हो गई आपकी आंतरिक संरचना, खोलकर आपने रख दिया बढ़िया से, भूकंपी साक्ष्यों को समझ लिया ना, तो आप आंतरिक संरचना को बढ़िया से खोल कर रख देंगे। अब फिगर आपको यह बनाना है, क्यों बनाना है, देखो यहाँ से बहुत क्लियर होगा। देखो 100 किलोमीटर तक का क्षेत्र है आपका, वह कहलाता है क्या, अभी पीछे समझा है आपको, क्रस्ट। फिर 2900 किलोमीटर तक का क्षेत्र क्या कहलाता है, मेंटल, और उसके नीचे का भाग पूरा क्या कहलाता है, क्रोड। अब देखो यह जो सीमा है, यह सीमा किसी न किसी वैज्ञानिक के द्वारा यह इसकी खोज की गई, उसी वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो पहले तो आप बताएंगे कि क्रस्ट मेंटल के बीच की सीमा जो है मोहो ने खोजी थी, लेकिन क्रस्ट की भी एक सीमा खोजी, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के रूप में, वो खोजी आपकी कोनोराइड ने, है ना। इसको असंबद्धता के रूप में, है ना, वही जो सीमा होती है ना उसी को असंबद्धता बोलते हैं। तो कोनोराइड ने क्या खोजा था, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट की सीमा। फिर मोहो ने क्रस्ट और मेंटल की सीमा खोजी। फिर आप देखिए ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल की सीमा को रेप्टी ने खोजा, है ना। रेप्टी जो वैज्ञानिक थे उन्होंने खोजा। अब मेंटल को क्रोड से अलग करने वाली सीमा किसने खोजी, गुटेनबर्ग ने। और ऊपरी क्रोड और निचले क्रोड, इस आधार को, इस सीमा को किसने खोजा, लेहमन ने। अब सारे हो सकता है वैज्ञानिकों के नाम है। अब भाई वैज्ञानिकों के नाम है तो याद करना तो है ही, अगर आपको लिखना है बढ़िया अपना फिगर बनाना है तो याद कर लो। इसको मैं तरीका बता देता हूँ याद करने का। आपको देखिए यह ट्रिक याद रखनी है, कौन, महोदय, रेगुलर। देखो सारे नाम आ जाएंगे ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक जब आपको सारे नाम लिखने होंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। देखिए ऊपरी, सबसे ऊपर वाला कौन सा था, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, कौन, कौन से कौन आ जाएगा, कौन से आपका आ जाएगा यहाँ पे, कोनोराइड, ठीक है। उसके बाद महोदय में मोहो से निकालना है आपको, मोहो से आपको कौन सी मिलेगी, मोहो, ठीक है। दूसरे वैज्ञानिक का नाम आया महोदय से, मोहो आ गए। रेगुलर में देखिए छुपे हुए नाम, रेगुलर से आपको बताना है रेपटी, रे से कौन सा, रेपटी, गु से आपका गुटेनबर्ग, और ला से आपका लेहमन। सारे याद हो गए कि नहीं याद हो गए। अब ऊपर से नीचे तक आएंगे, यही सीक्वेंस रहेगा, क्या है, कौन, महोदय, रेगुलर।
कौन से आपका कोनोराइड, महोदय से मोहो से मोहो, महोदय से मोहो, रे से आप रेपटी, गु से आपका गुटेनबर्ग, ला से आपका लेहमन। मतलब आपको बताना है कौन महोदय रेगुलर है ना। इस तरीके से सवाल किया। भाई अध्यापक ने पूछा कौन महोदय रेगुलर है, तो आपको दिमाग में आ गया ये हमारी ट्रिक किस चीज की है, ये हमारी ट्रिक है किसकी, ये सीमाएं जो निर्धारित की थी वैज्ञानिकों ने, उन वैज्ञानिकों के नामों की है। चलिए अब आंतरिक संरचना से प्रश्न आएगा, और जो फिगर बनाना है भूकंपी साक्ष्यों में कौन सा फिगर बनाना है, आंतरिक संरचना में कौन सा फिगर बनाना है, क्योंकि ज्योग्राफी के आंसर्स में फिगर बहुत महत्वपूर्ण होता है, और फिगर तब आप अच्छे से बना पाओगे ना जब फिगर की समझ अच्छी होगी, है ना। तो ये चीजें आपको बता दी गई है ना। ये जलवायु विज्ञान का पार्ट लगे, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम देखते हैं वायु राशियों के बारे में। देखिए वायु राशियों के बारे में बताया जाता है कि वायु राशियां बेसिकली आपको समझना है पहले होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए एक बड़े भूभाग में तापमान, दाब और आर्द्रता, इसमें जहां पर समरूपता दिखती है ना, इस आधार पर वायु राशियों का निर्माण होता है। तो भाई इस आधार पर मुख्य हमारे कौन से, कितनी 6 प्रमुख वायु राशियां हमारे मौजूद हैं। सीधा प्रश्न पूछ देता है उत्तर प्रदेश आयोग कि वायु राशियां क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। और इसकी प्रमुख विशेषताएं तब आप बता पाएंगे ना जब वायु राशियां आपको पता होगा कितनी है हमारे यहाँ पर। क्योंकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो आपकी महाद्वीपीय क्षेत्र में मिलेंगी उनको बोल देते हैं हम उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय वायु राशियां, और जो महासागरीय क्षेत्र में मिलेंगी वो आपकी उष्णकटिबंधीय महासागरीय। ध्रुवीय क्षेत्र में देखिए दो मिलती हैं आपकी, एक सागरीय क्षेत्र में, एक ध्रुवीय महाद्वीपीय क्षेत्र में। इसके अलावा दो कैसे याद रखनी है, एक आपकी मानसूनी क्षेत्र में जो वायु राशियां बनती हैं वह, एक आपकी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो बनती हैं। तो ये 6 हो गई, अत्यंत आसानी से आप याद रख सकते हैं 6 प्रमुख वायु राशियां जो आपकी हैं। और इनकी विशेषताएं क्या होंगी, देखिए यहाँ पर क्या होगा, मौसम में स्थिरता दिखाई देगी इन वायु राशियों में। जब भी आप एक एक वायु राशि में जाएंगे तो मौसम स्थिर रहेगा ज्यादातर इन क्षेत्रों में, और तापमान और आर्द्रता यहाँ पर प्रभावित होती है ना। वायुमंडलीय ऊर्जा यह दिखेगी आपको, और विपरीत स्वभाव वाली जो वायु राशियां होती हैं इस कारण से क्या होगा, वाताग्र की स्थिति बनेगी और चक्रवाती स्थिति बनेगी, जिसके कारण यहाँ पर वर्षा जैसी स्थिति भी दिखाई देती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में यह घटना होती है ना। और मौसम पूर्वानुमान इनके माध्यम से संभव हो पाता है, किसके माध्यम से, इन वायु राशियों के माध्यम से। ये प्रमुख विशेषताएं हैं। अब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वायु राशियों पर आपकी बेसिक समझ होनी चाहिए। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया इसलिए आपको बता दिया गया। देखिए क्वेश्चन यहाँ से आएगा, जेट स्ट्रीम से आएगा। जेट स्ट्रीम के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, आपको यह पता होना चाहिए कि जेट स्ट्रीम जो है इनकी अवस्थिति कहाँ पर होती है, कहाँ पर चलती है ये जेट स्ट्रीम आपकी, तो यह पता होना चाहिए। देखिए आप सबसे पहले देखिए इसके फिगर बनाएंगे, फिगर में आप पहले आप सीमा क्षोभ मंडल नीचे बनाएंगे, ठीक है, क्षोभ मंडल, उसके ऊपर आप बनाएंगे समताप मंडल। लेकिन जेट स्ट्रीम कहाँ पर है, ये हो गई आपकी क्षोभ मंडल की सीमा। लेकिन क्षोभ मंडल की सीमा पर जो ऊपरी सतह पर चलती है आपकी कौन सी पवने चल रही है, ये इन्हीं को बोलते हैं जेट स्ट्रीम पवने, है ना। इनकी दिशा क्या रहती है, इनकी दिशा सदैव पश्चिम से पूरब की दिशा में रहती है। तो आप जब शुरुआत करिए इसी तरीके से करिए, क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा पर सर्पिलाकार रूप में पश्चिम से पूरब दिशा में इनका प्रवाह होता है। और तो क्या जेट स्ट्रीम जो ये आपकी दिखाई देती है भारत में, जो जेट स्ट्रीम के कारण जो प्रवाह के कारण जो वर्षा जैसी घटनाएं होती हैं, क्या यह एक ही तरह की जेट स्ट्रीम पाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए जेट स्ट्रीम कितने भाग होते हैं, 5 तरह की होती है जेट स्ट्रीम। एक आपकी होती है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, एक आपकी होती है उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, एक ध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी होती है ना, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है, और एक क्षेत्रीय भाग में क्षेत्रीय जेट प्रवाह बोलते हैं, और ध्रुवीय वाताग्र जेट प्रवाह बोलते हैं। तो हो गई, दो हो गई आपकी ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली, एक हो गई क्षेत्रीय जेट प्रवाह। और भारत किस प्रकार की जेट स्ट्रीम से प्रभावित रहता है, तो वह ज्यादातर देखिए उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम है ना, इसका प्रवाह दिखाई देता है भारत में। और दूसरा कौन सा, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट प्रवाह दिखाई देता है। दो जो जेट स्ट्रीम की भाग है ना, इनसे भारत प्रभावित होता है। इसका बेसिकली महत्व क्या है, जेट स्ट्रीम का आपसे पूछा जाए क्या महत्व है जेट स्ट्रीम का आखिर, तो आप बताएंगे कि स्थानीय मौसम को यह प्रभावित करती हैं। जैसे भारत के स्थानीय मौसम को प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि जेट स्ट्रीम का प्रवाह जब पश्चिम से पूरब की ओर होता है, तो ये क्या करती हैं, यह बेसिकली क्या करती हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को सक्रिय कर सकती है हमारे यहाँ। तो गुजरात के तटों पर अक्सर देखते हैं जो चक्रवातों का प्रभाव इस समय बढ़ रहा है, उसमें एक बड़ी भूमिका निभा रही है कौन, जेट स्ट्रीम आपकी। अभी बिपरजॉय जैसे चक्रवात आए ना, तो इसमें एक बड़ी भूमिका के रूप में देखा जा सकता है किसको, जेट स्ट्रीम के प्रभाव को। और क्षोभ मंडल जो पवने होती हैं उनका समताप मंडल पवनों में मिश्रण करा देती हैं। कहां पर चलती हैं, ये क्षोभ मंडलों की ऊपरी सीमा पर चलती हैं, तो समताप मंडल पर जो चलने वाली पवने होती हैं इनका मिश्रण भी करा देती हैं, ये कौन, जेट स्ट्रीम। तो ये इनका महत्व है। अब जेट स्ट्रीम क्लियर हो गया होगा आपको, इनकी स्थिति क्लियर हो गई होगी, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, भारत किस तरीके की जेट स्ट्रीम से प्रभावित होता है, यही चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो आप अच्छे से इसको कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। देखिए अगला जो है आपका सवाल, जो ज्यादातर जहां से पूछे जाते हैं पीसीएस में, वो कहां से पूछे जाते हैं आपके, देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को लेकर के। जो आपका उपोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, यहां से पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको आप हल्के में मत लीजिएगा इस टॉपिक को, चक्रवात के टॉपिक को। और जब दोनों को एक साथ करके पढ़ोगे ना, तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। चाहे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन आए,
चाहे आपका उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात आए। दोनों के आपको क्या है ना, दोनों की सिचुएशंस आपको पता होनी चाहिए, दोनों की स्थिति पता होनी चाहिए, दोनों के लिए क्या आवश्यक दशाएं होती हैं, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। और फिर आप बेहतर ढंग से कर पाओगे किसी भी एरिया से, चाहे वो उपोषण से अलग से पूछ दे, चाहे आपसे उष्ण से अलग से पूछ दे, या दोनों में अंतर के आधार पर पूछ दे, क्वेश्चन इसी पे बनेगा। 2 ही 3 पॉइंट्स पर ही क्वेश्चन बनता है। चलिए हम दोनों के अंतर के बेस पे समझते हैं। उष्ण कटिबंधी की बात हो रही, तो उष्ण कटिबंध आपका कौन सा क्षेत्र होता है? कर्क रेखा से मकर रेखा का जो क्षेत्र होता है वह उष्ण कटिबंधी क्षेत्र होता है। तो इस क्षेत्र में बनने वाले चक्रवातों को किस नाम से जाना जाएगा? उष्ण कटिबंधी चक्रवात से। उसी आधार पर उपोष्ण कटिबंधी क्षेत्र कौन सा होता है? आपको पता होगा 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक का क्षेत्र कौन सा होता है? शीतोष्ण कटिबंधी क्षेत्र होता है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध का हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध का हो। तो इन क्षेत्रों में बनने वाले चक्रवातों को किस नाम से जाना जाएगा? उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात से। यानी कि नाम से ही पता है उनकी भौगोलिक स्थिति कहां पर होगी। उसके बाद देखिए, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्ण मतलब यहाँ पर बाती टेम्परेचर की जाएगी। यहाँ औसत तापमान कितना होना चाहिए? 27 से 35 डिग्री का तापमान होना चाहिए, है ना। और ज्यादातर आप देखते हैं तटीय क्षेत्रों में ही इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। और दूसरी बात, जब आपको थोड़ा सा भूगोल की समझ भी जरूरी है। उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर किस प्रकार की पवनों का प्रवाह रहता है? यहाँ देखिए, पूर्वी पवनों, जो व्यापारिक पवनें होती हैं, ये कहां से? पूरब दिशा से चलती हैं। तो इसीलिए जो इनकी दिशा होगी, चक्रवातों की जो दिशा होगी, वो किधर होगी? आप देखते हैं तटों पर क्या होता है, पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं ये चक्रवात जब भी आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अब जब ये पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है यहाँ पर चलने वाली पवनें, व्यापारिक पवनें। चलिए ठीक है, यह क्लियर हो गया। वही आप यहाँ पर देखेंगे उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, तो यहाँ वाताग्रों के कारण भिन्नता दिखाई देगी, है ना, कोई क्लियर पैटर्न नहीं बनेगा। दूसरा क्या होगा, इनकी दिशा कैसी रहेगी? यहाँ पर क्या होगा, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पछुआ पवनों का प्रवाह रहेगा। तो पछुआ पवनों के कारण ही क्या होता है, इनकी दिशा पश्चिम से पूरब होती है। फिर आप बताएंगे ये आकार में छोटे होते हैं, किसकी तुलना में? उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तुलना में। ये आकार में अत्यंत विस्तृत विस्तृत होते हैं, छोटे होते हैं, साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा रखते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा तबाही भी करते हैं ये। फिर और क्या आप पॉइंट आ रहा है दिमाग में चक्रवात को लेकर? उष्ण और उपोष्ण सागर में उत्पन्न होते हैं और तीव्र गति से स्थल की ओर बढ़ते हैं, और जैसे स्थल की ओर बढ़ते हैं धीरे धीरे क्षीण होते जाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इनको जो फ्यूल मिल रहा था पानी से, वो फ्यूल बनना बंद हो जाएगा, और स्थल खंड पे जैसे ही आएंगे तो घर्षण जैसी गतिविधियों से क्या होगा, घर्षण जैसे बल से प्रभावित होंगे। इस कारण से धीरे धीरे क्या होगा, इनकी ऊर्जा क्षीण होना शुरू हो जाएगी। ये कुछ कई कारण रहते हैं जिसके कारण स्थल पर आते आते क्षीण हो जाते हैं। इनका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है ना। अब इसमें घटनाएं क्या क्या होती हैं, ये तो हो गया, आपने देख लिया कि इसकी स्थिति क्या है, मतलब कहां पर स्थित है और क्या इसके लिए आवश्यक दशाएं हैं, और इसकी दशा क्या होगी, उसकी दिशा क्या होगी, ये चीजें देख ली। उसके बाद हमने बताया कि इसमें वर्षा जो होती है वो किस तरीके की, दोनों के कारण वर्षा किस तरीके की होगी। तो बताओगे आप कि उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में पहले मूसलाधार वर्षा होगी, फिर आकाश कुछ समय के लिए साफ हो जाएगा, पुनः बारिश बहुत तेज होगी, धीरे धीरे फिर बारिश बंद हो जाएगी। अब इसमें आप बताओगे विस्तृत क्षेत्र में क्या बताओगे, मंद गति से पहले वर्षा होगी, है ना, फिर क्या होगा, आकाश साफ होगा, पुनः फिर बारिश होगी, फिर पुनः आकाश साफ होगा। घटनाएं यहाँ भी उसी तरीके से होंगी। यहाँ पर वाताग्र प्रभाव दिखाई देता है, हाँ? अब फिर सबसे लास्ट में आपको जब कंक्लूड करना है तो आपको कुछ क्षेत्र बता देने हैं, या जब आप शुरुआत में बता रहे होगे कि शुरुआत में जब इनकी स्थिति बताओगे, भौगोलिक स्थिति बताओगे, उसके साथ इसका मैप भी तुरंत, भारत का मैप, इस विश्व का मैप बताना है, और विश्व मैप में आपको लोकेशन तुरंत बता देनी है इसकी कहाँ कहाँ पर स्थिति है। तो देखो, आपको बताना है भारत वाला क्षेत्र बता देना है, और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है यहाँ पर बता देना है। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देता है, और भारत के बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में इस तरीके के चक्रवातों का प्रभाव बहुत तेज दिखाई देता है। जब भी आप फिगर बनाएंगे तो बहुत स्पीड में बनाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये देखिए 8 सेकंड से ऊपर नहीं लगना चाहिए। यहाँ पर आपने बता दिया क्षेत्रों में क्या है प्रभाव दिखाई देता है, यहाँ पर आपने बता दिया इन क्षेत्रों में किसका प्रभाव दिखाई देता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का। बस इतनी स्पीड में आपको फिगर बनाना है और आगे अपने बढ़ जाना है, क्योंकि फिगर में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा सुंदर बनाने के चक्कर में मत रहिएगा, जितना स्पीड में आप फिगर बना पाए वो बनाइएगा। अब बताएंगे आप यूएसए के ही जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है ना, देखिए यह यूएसए आपने बनाया स्पीड में, और इसका जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उसके बाद आपने यूरोप बना दिया है ना, अफ्रीका बना के आपने यूरोप बना दिया, तो उसका जो उत्तर पूर्वी यह क्षेत्र है, तो इसके जो उत्तर पूर्वी और यूरोप का कौन सा, यूरोप का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में किस तरीके के चक्रवातों का विस्तार दिखाई देगा। देखिए शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहाँ पछुआ पवनों का प्रभाव रहता है, और यहाँ जो चक्रवात रहेंगे यहाँ आपके उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात रहेंगे। तो फिगर बनाना देख रहे हो कितना आसान है, और सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, चाहे वो तापमान के आधार पर हो, चाहे उसकी दिशा के आधार पर हो, दिशा क्यों है यह समझ में आ गया। उसके बाद आपको बताना है क्या मार्ग रहता है इसको, फिर आपको बताना है बारिश वगैरह को लेकर के क्या स्थिति रहती है, फिर आपके इसके क्षेत्र कुछ बताने। ये 5-6 पॉइंट्स अगर दिमाग में है तो क्या कोई चक्रवात लिखना कठिन है? अब नहीं रहेगा। अब ज्वालामुखी से क्वेश्चन जो आता है, ज्वालामुखी से क्वेश्चन किस तरीके का आता है, एक ज्वालामुखी से क्वेश्चन आता है कितने प्रकार का होता है, एक इसके प्रकारों पर आता है ना। ज्वालामुखी क्या होता है ये तो आप जानते हैं, प्रकारों पर अगर क्वेश्चन आता है,
सीधा सीधा देखिए यूपीपीसीएस में सीधा सवाल आता है ज्वालामुखी के प्रकार आप बताइए और किस आधार पर बताना है ये आपको भी बताया जाएगा। दूसरा सवाल आता है आपका बाह्य और आंतरिक स्थलाकृतियों पर, ठीक है, ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा ज्वालामुखी उद्गार पर पूछ लिया जाता है कभी कभी क्या कारण रहे होंगे, है ना, जो उद्गार हो रहा है इसके पीछे क्या क्या कारण रहे होंगे। तो कारण में हम पीछे देखिए जब प्लेट टेक्टोनिक पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे अभिसारी प्लेट संचलन जहां हो रहा था वहां पर क्या होता, जब प्लेटों का संचलन, अब जब महाद्वीपीय प्लेट गहराई तक जाती है, छेपड़ होता है गहराई तक, तो वहां भी ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। एक कारण तो हम पीछे पढ़ ही चुके हैं, हालांकि अभी और कारण देखेंगे और क्या क्या कारण हो सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ज्वालामुखी की घटना है, ज्वालामुखी जो है टॉपिक है, यहाँ से सवाल आपको खाली ये देखना है कि इस टॉपिक से हमें कौन कौन से सवाल मिलने हैं और उन सवालों पर क्या आपके पास पर्याप्त मैटर है लिखने के लिए या कुछ पॉइंट्स हैं दिमाग में, बस उतना ही समझना है, उसको देखते हुए आपको निकल जाना है, ज्यादा थोड़ी ना आपको चक्कर में पड़ना है। तो ज्वालामुखी पर अब सवाल आएगा तो देखो कोशिश किया करिए जब भी कोई अगर करंट की इवेंट्स आपके दिमाग में हुआ करे ना उससे शुरू किया करिए। जैसे हवाई द्वीप पर कोई भी अगर मोना द्वीप जैसे आपका था अभी मोना आइलैंड पर अभी ज्वालामुखी घटना हुई थी जिससे बड़े स्तर पर क्या हुआ था, जानमान की हानि हुई थी। तो हाल ही में इस तरीके का आप करंट में कोई इशू हो आपके पास, जैसे ज्वालामुखी पर लिख रहे हो या भूकंप पर लिख रहे हो, जैसे भूकंप पर अभी तुर्की में भूकंप आया ना लगभग 6.8 तीव्रता का, तो इसको आपको बता देना है ना। इस तरीके की घटनाओं के साथ में अपना इंट्रोडक्शन शुरू किया करिए। और ये इंट्रोडक्शन अगर आपके पास तैयार नहीं है तो अभी आपको 150 इंट्रोडक्शन के आसपास रेडीमेड इंट्रोडक्शन जिसको बोलते हैं ना, एक तैयार एकदम पके पकाए इंट्रोडक्शन दे दिए जाएंगे और वो एकदम रट लेना, उनको आप बहुत जगह पर आप यूज कर सकते हो। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, इनमें आप बहुत से आंसर्स होंगे जिनमें आप सीधा सीधा इंट्रोडक्शन मार के आइएगा, वहां जो आपको 150 लगभग इंट्रोडक्शन आपको दिए जाएंगे और वो एकदम रेडीमेड इंट्रोडक्शन होंगे आपके मेंस के लिए। वो बहुत ही एक तरीके से इंप्रेसिव इंट्रोडक्शन होंगे और वैसे इंट्रोडक्शन ही आपको भविष्य में भी जब भी आप अपनी तैयारी करिएगा तो ऐसे तैयार करके चलिएगा, है ना, जो आपको यहाँ पर दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं ज्वालामुखी पर जो प्रश्न आएगा। जब आप ज्वालामुखी पर करेंगे तो नहीं, अगर मान लीजिए कोई इंसिडेंट आ रहा है करंट का तो आप बता देंगे भाई दरार और छिद्र जिससे पृथ्वी के बाहर ठोस तरल व गैसीय पदार्थ निकलते हैं, है ना, तो उसे ज्वालामुखी बोलते हैं और इस घटना को क्या बोला जाता है, ज्वालामुखीता बोला जाता है। ये आप फिगर बना दीजिएगा। मैग्मा क्या होता है, या भीतर द्रवित रूप में होता है, जब ये बाहर निकलता है तो लावा के रूप में निकलता है, सतह पर जब आता है ना तो उसे ही लावा के रूप में जाना जाता है। ये आपने फिगर बना दिया, ठीक है भाई। फिर पहला सवाल था आपका प्रकारों पर, प्रकार आप किस आधार पर बताएंगे। पहला प्रकार आप बताइए उद्गार की अवधि के आधार पर, मतलब कितने समय के बाद उद्गार हो रहा है, लगातार उद्गार हो रहा है तो उसे बोलते हैं सक्रिय। अगर कुछ गैप देकर के हो रहा है, कई वर्षों बाद उद्गार हो रहा है तो प्रक्षुप्त। अब उद्गार होना बंद हो गया, पहले कभी हुआ होगा अब नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं शांत। तो ये हो गया एक प्रकार आप बताते हैं उद्गार की अवधि के आधार पर। प्रीलिम्स में खूब पढ़ते होंगे लेकिन मेंस में इसको यूज कैसे करना है वही आपको बताया जा रहा है यहाँ पर। दूसरा आप बताएंगे तरीके के आधार पर, मतलब विस्फोटकता कैसी है उसकी, है ना। अगर विस्फोटकता बहुत अधिक है तो उस आधार पर बोला जाता है केंद्रीय उद्गार के आधार पर। तब आप बताएंगे प्रकार कौन कौन से होते हैं। दूसरा दरारी उद्भेदन के आधार पर, है ना, विस्फोटकता अगर दरारी उद्भेदन के आधार पर हुई है तो वहां पर बताएंगे एक दो एग्जांपल आपके पास होने चाहिए दरारी उद्भेदन के आधार पर। अब पहले हम समझते हैं उद्गार के तरीकों को नहीं समझेंगे, पहले हम समझेंगे उद्गार की अवधि के आधार पर कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पर बताया निरंतर उद्गार होता रहता है, इसके एग्जाम्पल्स आपको बस याद रखने हैं। कैसे, जैसे आपको स्ट्राम्बोली, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो स्ट्राम्बोली है वो उसको याद रखना है, इटली का एटना याद रखना है ना, और रिंग ऑफ फायर आपको याद रखना है। और भारत में कोई है क्या सक्रिय, तो भारत का भी आप जरूर डालिएगा वहां पर, क्योंकि यार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर दे रहे हो तो भारत का कम से कम एक सक्रिय ज्वालामुखी पता होना चाहिए, भारत का एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी पता होना चाहिए। तो भारत का जो सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप है। प्रीलिम्स में आपने फैक्ट पढ़े होंगे लेकिन यहाँ आपको दिमाग में रिटेन रखना है, रिटेन बहुत ही मिनिमम फैक्ट रखे जाते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। प्रक्षुब्ध के आधार पर बता दिया आपने, कुछ समय के लिए होता है के लिए शांत रहते हैं, पुनः उद्गार हो जाता है। इसमें आप मौना की जो हवाई द्वीप पर अभी बताया था, यहाँ पर समय समय पर होता रहता है, तो इसीलिए कोई भी इंट्रो डालिए तो मौना की हवाई द्वीप पर, मौना की पर कोई भी अगर ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसको डाल दीजिएगा। किलिमंजारो कहाँ पर है आपका, तंजानिया पर है, तंजानिया में, है ना। यहाँ पर भी देखिए यह भी प्रक्षुब्ध प्रकार का ज्वालामुखी है। एक भारत का आप डाल दीजिएगा, नारकुंडम। ये कुछ है महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं, जो आपको दो ही तीन बताए जा रहे हैं, दो तीन तो याद ही कर लेना यार। और शांत प्रकार के जो हैं यानी कि पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, तो यहाँ पर आप पोपा बता दीजिएगा, म्यांमार के क्षेत्र में है। तो यहाँ पे आपको पोपा ही बस याद रखना है, ज्यादा नहीं आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। ये एग्जांपल्स आपको मेंस तक ज्यादा आपको याद भी नहीं रह पाएंगे, इसलिए एक एक दो दो ही आपको बताए जा रहे हैं। प्रमुख होता है आपको जानना कि सक्रिय क्या होता है, प्रक्षुब्ध क्या होता है, शांत क्या होता है, और यह किस प्रकार से इसका विभाजन किया जाता है उत्कार की अवधि के आधार पर यानी कि समय के आधार पर। अब दूसरा है आपका तरीके के आधार पर। जो केंद्रीय उद्गार के ज्वालामुखी हैं उनको देखिए, पहले जो सबसे सर्वाधिक विस्फोटक होते हैं वो कौन से होते हैं आपके, बताइए। विस्फोटकता अगर बढ़ते क्रम में देखा जाए सबसे ज्यादा आपके पिलियन प्रकार के होते हैं, है ना। देखिए सबसे ऊपर आपका हवाई, फिर स्ट्राम्बोली, फिर वल्केनो और विसुवियस और पिलियन। ये आपको याद तो नहीं रहेगा तो एक तरीका बना लीजिए,
कि हवाबाजी एक्स्ट्रा करता था वो, लेकिन विष पी गया। अब देखो इसे कैसे याद रहेगा, एक कोई व्यक्ति था वो हवाबाजी बहुत एक्स्ट्रा करता था, वो लेकिन विष पी गया, तो भाई सब डर गए कि यार हवाबाजी नहीं करता था, सही कहता था। ऐसे कोई आपने इंसिडेंट सोच ली और फिर उससे तरीके से आपने ये याद कर लिया। कैसे? हवा से आप हवाबाजी से आप हवा से बनाएंगे हवाई ट्यूब। चलो सबसे ज्यादा सबसे सबसे पहले हमने लिखा हवाई को, फिर एक्स्ट्रा करता था, एक्स्ट्रा से आपने स्ट्राम्बोली बना लिया, फिर वो लेकिन आपने वोल्केनो तुल्य बना लिया, है ना। फिर आपने विष विष से विषुयस बना लिया, और पी गया से पिलियन बना लिया। तो हवाई द्वीप हवाई तुल्य प्रकार के ज्वालामुखी जो होते हैं, फिर दूसरे होते हैं आपके स्ट्राम्बोली प्रकार के, तीसरे आपके होते हैं वोल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, चौथे आपके होते हैं विषुयन तुल्य, और पांचवें होते हैं आपके पिलियन तुल्य। ये देखिए याद करना है तो कोई तरीका आपको बनाना पड़ेगा, नहीं तरीका बनाओगे अभी पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, इसलिए तरीका आपको बता दिया गया कैसे आपके दिमाग में बस जाएगा ये। और जो दरारी उद्भेदन में है दो प्रकार है, कोलंबिया है आपका, प्रायद्वीपी पठार है। बस ये दो आपको याद रखने। फिर आपको देखिए मैप बनाना है, उसके बाद तुरंत आपको उनको दिखा देना है ना, जो जो ज्वालामुखी आपने अभी पढ़े हैं। जैसे आपने इटली का इटना पढ़ा था, और स्ट्राम्बोली कहाँ का पढ़ा था आपने, स्ट्राम्बोली भी पढ़ा था आपने, है ना, भूमध्य सागर के क्षेत्र का स्ट्राम्बोली पढ़ा था आपने। फिर आपने म्यांमार का पोपा पढ़ा, और बैरन द्वीप पढ़ा कहाँ का, भारत का, और भारत का एक और ज्वालामुखी पढ़ा था आपने, नारकोंडम। सक्रिय बैरन द्वीप था और प्रशुद्ध आपका नारकोंडम था। फिर आपने किलिमंजारो पढ़ा, तंजानिया के क्षेत्र का, है ना, यहाँ का आपने दिखा दिया किलिमंजारो। मौना की आपने दिखा दिया हवाई द्वीप का, और रिंग ऑफ फायर आपने बताया, यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप पहले तो आप विश्व का जो है अगर मानचित्र नहीं बना पाते हैं तो स्पीड में बनाना सीखिए पहले विश्व के मानचित्र को, है ना, शुरू किया कीजिए विश्व के मानचित्र को। आप चाहें तो अफ्रीका से विश्व के मानचित्र को यहाँ से शुरू किया कीजिए। ये आपने देखिए यूरोप बना दिया, देखिए कितनी स्पीड में, देखिए भारत अपना हो गया। ये मानचित्र बनाते हुए आपको इस तरीके से, ये आपने ऑस्ट्रेलिया बना दिया, और ये आपने शुरू किया यहाँ से। देखिए कितना टाइम लग रहा है, ये आप पूरा हालांकि इसमें आ नहीं पाया, लेकिन आप समझ जाइएगा इसको। तो ये आपका देखिए आपने बताया ये रिंग ऑफ फायर है आपका। फिर आपने इटली का और कौन सा क्षेत्र आपको दिखाना है, इटली का आपको दिखाना है, और आपको क्षेत्र दिखाना है किसका, स्ट्राम्बोली, भूमध्य सागर का क्षेत्र जो आपका यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर स्ट्राम्बोली और इटली का एटना आपको दिखाना है। फिर आपका म्यांमार के क्षेत्र का आपको म्यांमार के क्षेत्र का कौन सा दिखाना है, पोपा दिखाना है। नारकोंडम आपको बताना है। भारत के क्षेत्र में यहाँ पर दो ज्वालामुखी आपको बताने हैं, नारकोंडम और कहाँ पर, अंडमान में मौजूद हैं जो बैरन द्वीप, ये बताने हैं आपको। तंजानिया के क्षेत्र में आपको, अफ्रीका में आपका तंजानिया, यहाँ पर कौन सा बताना है आपको, यहाँ पर बताना है आपको किलिमंजारो। तो ये सारे आपको वर्णन कर देना है इसको मानचित्र में। और जब भी अगर भूगोल का प्रश्न आप लिख रहे हो और अगर मैप नहीं बना रहे हो तो आंसर आपका अधूरा अधूरा सा रहता है। दूसरा क्या सवाल था, दूसरा था निर्मित स्थलाकृतियों के आधार पर, यानी कि एक सवाल ज्वालामुखी से आपकी स्थलाकृतियों पर आता है, कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो दो तरीके की, एक तो बाह्य स्थलाकृति, यानी कि ज्वालामुखी घटना मान लीजिए कहीं पर हो रही है तो बाहर स्थल पर जो स्थलाकृतियों का निर्माण करा जाता है ना, उनको बाह्य स्थलाकृतियां बोलते हैं। और ज्वालामुखी के भीतर, यानी कि जहां से ये मैग्मा आ रहा था ना, इसके भीतर भी मैग्मा जमता है ना, उस आधार पर क्या होता है, उन्हें बोलते हैं आंतरिक स्थलाकृतियां। तो बाह्य में कौन कौन सी है, पहली आपकी दिखाई देती है ज्वालामुखी पर्वत। मान लीजिए ज्वालामुखी आया और एक पर्वत के रूपी संरचना के रूप में यह जम गया, है ना, आपका जो लावा है, तो यहाँ पे पर्वत का निर्माण हो जाएगा। दूसरा कौन सी स्थलाकृति बनती है आपकी, पठार बनते हैं। ज्वालामुखी पठार का एग्जाम्पल सबसे अच्छा कौन सा है, अपना दक्कन का पठार यार। तीसरा शंकु, शंकु तीन तरीके के होते हैं शंकु का निर्माण, एक होते हैं सिंडर शंकु, जो थोड़े कम ऊंचे होते हैं उन्हें सिंडर शंकु बोलते हैं। दूसरे होते हैं आपके कंपोजिट, जिन्हें परतदार शंकु। क्या होता है, पहले मान लीजिए लावा निकला, है ना, तो मैग्मा, पहले आप लावा आया, मैग्मा जब बाहर आता है तो लावा कहलाता है, तो यह जम गया, उसके बाद अवसाद जमा हो गया यहाँ पर, उसके ऊपर फिर से एक परत जम गई, फिर अवसाद जमा हो गए, फिर एक परत जम गई किसकी, लावा की। तो यह परतदार रूप में जो शंकु का निर्माण होता है इसे बोलते हैं कंपोजिट शंकु, है ना। तीसरे होते हैं परिपोषित, मान लीजिए ज्वालामुखी पर्वत है, अब यहाँ कहीं बीच से उद्भेदन होकर के, यहाँ से उद्भेदित होकर के लावा निकल आया, है ना, और यहाँ पर कोई एक शंकु का निर्माण हो गया, तो ये किस तरीके के शंकु होते हैं, परिपोषित शंकु बोलते हैं इसको। तो अब शंकु एकदम क्लियर हो गया होगा, पर्वत, पठार, शंकु, है ना, इनको आप क्लियर तरीके से लिखेंगे। फिर एक ज्वालामुखी काल्डेरा का निर्माण होता है। काल्डेरा क्या होता है, इस तरीके से देखिए पर्वतों का निर्माण होता है, इसके बीच में यदि गैप बन जाता है ना, ये होता है आपका काल्डेरा। और यही काल्डेरा में जब पानी भर जाता है, तो यही काल्डेरा में जब पानी भरता है तो उसको क्या, किस तरीके की झील बनती है, बहुत ही क्रेटर झील, है ना। बहुत जगह पर क्या होता है, जो जहां पर ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी है, तो वहां पर यदि इस तरीके की स्थलाकृति बनती है तो उसको पर्यटन के रूप में भी यूज किया जाता है, क्रेटर झील को। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं आंतरिक स्थलाकृतियों पे। आंतरिक स्थलाकृतियों में आप डाइक और सिल ये तो बता ही देंगे। देखो डाइक क्या होता है आपका, वर्टिकल रूप में अगर होती है आपकी तो वह डाइक कहलाती है स्थलाकृति, जमीन के भीतर की बात हो रही है, याद रखिएगा। और जो क्षैतिज रूप में होगी वह आपकी सिल कहलाएगी। अब बैथोलिथ क्या होता है, देखो बैठो याद रखना है आपको, यह गुम्मद रूप में होगी। आप किसी गुम्मद रूपी संरचना के भीतर ही बैठने जाते हो ना,
तो गुम्मद रूप में जो भी संरचना होगी वो आपकी बैथोलिथ होगी। कंफ्यूजन कहां पर होता है आंतरिक स्थलाकृतियों में? लैकोलिथ और लोपोलिथ में। देखो लैको को आपको लैक से याद रखना है। देखो लैक का मतलब क्या होता है? कमी। मतलब एक कटोरा है, मान लीजिए कटोरा से आपको याद रखना है, उल्टा कटोरा बनता है एक जगह सीधा बनता है। कटोरे में कुछ रखा हुआ है और कटोरे को अगर आप उल्टा कर दोगे क्या होगा? इसमें लैक हो जाएगा कि नहीं? कुछ रखा होगा, लैक हो जाएगा, उसकी कमी हो जाएगी। तो इसी से बना लैकोलिथ, यानी कि उल्टा कटोरा क्या है? लैकोलिथ। और सीधा कटोरा क्या है? लोपोलिथ। और फैकोलिथ को आपको फेंकने से याद रखना है। फेंको, जब आप बॉल फेंकते हो तो किस रूप में जाती है? ऐसे जाती है कि नहीं? तो फैकोलिथ में दोनों संरचनाएं बनती हैं, अभिनति भी दिखाई देगी और अपनीति भी दिखाई देगी, है ना। तो ये होती है आपकी फैकोलिथ। तो आंतरिक स्थलाकृतियां कैसे याद रखनी है, बाह्य स्थलाकृतियां कैसे याद रखनी है, ये भी आप क्लियर हो गया होगा। ज्वालामुखी से अब कोई भी प्रश्न आएगा आप अच्छे से कर लेंगे। संभावित कारणों पर आपको बताया गया था, एक तो चट्टानों वाला कारण आपको बताना है। एक भूगर्भ में यदि ताप बहुत अधिक बढ़ जाता है तो वहां से क्या होता है? मैग्मा वहां से निकलता है बाहर लावा के रूप में। एक होता है हॉटस्पॉट क्षेत्र। क्या होते हैं हॉटस्पॉट क्षेत्र? थोड़े कमजोर क्षेत्र होते हैं, प्लेटों के किनारे पर ज्यादातर मौजूद होते हैं, है ना। और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भी भ्रंशन वगैरह की घटनाएं होती हैं कहीं कहीं पर, तो वहां पर भी क्या होता है? ज्वालामुखी क्रिया होती है। इसका एक एक्सेप्शन है क्या? सीमांत क्षेत्रों पर ज्यादातर भ्रंशन जहां पर होता है वहां ज्वालामुखी क्रिया होती है। एक्सेप्शन भारत यूरेशिया प्लेट, क्योंकि दोनों कैसी प्लेटें हैं? महाद्वीपीय प्लेटें, पीछे आपको बताया है। तो ज्यादा गहराई तक क्षेपण हो नहीं पाता है, इस कारण से यहाँ ज्वालामुखी घटना नहीं देखी जाती है भाई। नहीं तो यहाँ पर भी ज्वालामुखी मौजूद होते हैं आपके भारत यूरेशिया प्लेट पर। और भूगर्भ में यदि गैसों की अधिकता हो जाएगी तब भी ज्वालामुखी जैसी घटनाएं हो सकती हैं। तो ये हो गए आपको ज्वालामुखी से संबंधित जितने प्रश्न आएंगे क्लियर हो जाएंगे। अब भूकंप से संबंधित यदि प्रश्न आता है तो पहले आपको पता होना चाहिए इसके वैश्विक वितरण को दर्शाते हुए बोल देगा, इसके कारणों पर चर्चा कीजिए। तो भूकंप पर जब प्रश्न लिखना तो आप अभी कोई भी प्रश्न आए ना तो आपको अभी तो लिख ही सकते हैं ना, तुर्की और सीरिया के क्षेत्र में जो भूकंप आए हैं इतनी अधिक तीव्रता के, तो अब हाल ही में इस तरीके से शुरू किया कीजिए। हाल ही में तुर्की और सीरिया जैसे क्षेत्रों में 6.8 और या 7 की तीव्रता के लगातार 2 बड़े भूकंप आए जिससे व्यापक स्तर पर जान माल की हानि हुई। तो यह इंट्रो रहेगा, इंप्रेसिव इंट्रो रहेगा कि नहीं रहेगा? फिर आप थोड़ा सा बताएंगे भूकंप क्या होता है, तो बताएंगे यह प्राकृतिक आपदा होती है जिसमें पृथ्वी की सतह पर हलचल या कंपन जैसी घटनाएं होती हैं। ठीक है भाई। फिर आप ये फिगर बता दीजिए किस तरीके से एक भूकंप मूल जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, फिर सबसे पहले जहां एहसास होता है भूकंप का उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। तो आप फिगर बनाते हुए और स्पष्ट रूप से इसके बारे में बता भी दीजिएगा। फिर क्या होता है यहाँ से पीएसएल वेव्स तीनों तरंगे आपने पढ़ी थी, तो इन्हीं तरंगों के रूप में ही क्या होता है हमें जो कंपन का एहसास होता है इन्हीं तरंगों के कारण ही होता है। चलिए ये हो गई भूकंप की प्रारंभिक समझ। अब प्रश्न आया वैश्विक वितरण पर। तो वैश्विक वितरण आपको कैसे बताना है? सबसे पहले आपको मैप आना चाहिए, बहुत तेजी से बनाना। कैसे? देखो मैप, देखो यहाँ सीखना कैसे तेजी से बनाया जाता है। 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगने चाहिए मैप जब भी बनाइएगा। ये आपने तुरंत बनाया महाद्वीप उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। फिर आपने देखिए ये अफ्रीका बनाया, अफ्रीका आपने यूरोप, यूरोप बनाते हुए भारत, भारत से इस तरह की यूरोप की स्थिति बना दी। फिर ये आपने ऑस्ट्रेलिया बना दिया। इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए। मैप इतना अगर इस तरीके से ही बनाते हैं तो अब ठीक है, चलो समझ में आ रहा है। किसका मैप है? विश्व का मैप है। अब आपको बताना है कि भूकंप का वैश्विक वितरण कहां पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं। पहला बताएंगे जो परिप्रशांत पेटी क्षेत्र है ना, जो ये परिप्रशांत पेटी क्षेत्र है, जानते हैं ना। यहाँ पर क्या हो रहा है? अभिसारी प्लेट संचलन हो रहा है ना। अभिसारी प्लेट संचलन के कारण यहाँ होगा पूरे सीमांत किनारों पर यहाँ पर भूकंप आएंगे। चलो पहला बता दिया। दूसरा आपको पता था यहाँ पर अपसारी प्लेट संचलन हो रहा था मध्य अटलांटिक क्षेत्र में, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था? प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही थी, तो भ्रंशन जैसी घटनाएं यहाँ पर भी हो रही थी। तो भूकंप कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर भी भूकंप आएंगे। एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए कि भूकंप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं। तीसरा देखिए, तीसरा क्या था? मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों में क्यों आता है? पता है, भारत और यूरेशिया प्लेटें एक दूसरे की ओर क्या हो रही हैं? जा रही हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? भूकंप आ रहा है। यहाँ पर क्या नहीं आ रहा है? ज्वालामुखी नहीं, ज्वालामुखी घटना यहाँ पर नहीं होगी, कारण भी बताया गया। अब अगला क्या है? अगला यह क्षेत्र आपका जो आपका रिंग ऑफ फायर है ना, यहाँ तो सारी घटनाएं होती हैं, चाहे भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, सब कुछ यहाँ होगा। इसलिए बोला जाता है ना कि जापान सर्वाधिक प्रभावित रहता है भूकंप, ज्वालामुखी, हर चीज से। तो रिंग ऑफ फायर के रूप में आप इस अफ्रीका को, इस अमेरिका वाले जो महाद्वीप वाले फिगर को अगर यहाँ उठा के बना देंगे, देखिए समझिए पृथ्वी तो गोल है ना, यहाँ उठाकर जब आपने बना दिया तो अब देखिए यही रिंग ऑफ फायर का निर्माण हो जाता है। ये देखिए रिंग ऑफ फायर बन गई, रिंग ऑफ फायर, यही रिंग ऑफ फायर का निर्माण होता है। अभी क्या है? अमेरिका किधर बनाया गया है? इस साइड बनाया गया, पश्चिम में। जब आपको रिंग ऑफ फायर के बारे में बताना है, ज्वालामुखी पर लिखना है ना, तो हमेशा अमेरिका आप कोशिश किया करिए इधर बनाया करिए, क्योंकि वहां पर आपको रिंग ऑफ फायर भी दिखाना होगा। चलिए उसके बाद कुछ यहाँ पर भी भूकंपीय क्षेत्र मौजूद हैं, हॉट स्पॉट के कारण कुछ क्षेत्र मौजूद दिखाई देते हैं ना जगह जगह पर। अब इनके कारणों पर प्रश्न आएगा। पहला वैश्विक वितरण आपने क्लियर तरीके से समझ लिया। दूसरा कारणों के आधार पर, कारण आप किसी के भी बताया करिए, कोई भी घटना प्राकृतिक आपदा बताइए, उसके प्राकृतिक कारण कुछ होते हैं, कुछ मानवजनित कारण होते हैं। तो प्राकृतिक कारणों में आपको पता है ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है एक सबसे बड़ी चीज, प्लेट टेक्टोनिक घटना जो होती है ना, ये तो होती ही होती है। ज्वालामुखी घटना होगी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होगी, थ्योरी, इसी से ही भूकंप आते हैं। हिमखंड वगैरह मान लीजिए भूस्खलन की घटना होती है कहीं पर, तो वहां भूकंप आ सकते हैं। या भूगर्भिक हलचल से सतह पर सिकुड़न या प्रसार जैसी घटना होती है, वहां भी भूकंप की संभावना बन जाती है। अब मानव जनित कारणों में क्या है? आपको हिप्को कॉन्सेप्ट पर लिखना है। कैसे?
हैबिटेट आप तरीके से देखिए, आप अगर किसी के आवासीय क्षेत्र में जाएंगे, हैबिटेट मतलब होता है आप किसी के आवासीय क्षेत्र में जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, ये मानव जनित कारण है कि नहीं। आप इसको एक तरह से उसके आवासीय क्षेत्र को यदि आप प्रभावित करने की कोशिश करेंगे तो बदले में प्रतिक्रिया के रूप प्रकृति एक प्रतिक्रिया देगी, प्रतिक्रिया के रूप में भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं, है ना। इन्वेसिव एक तरीके से आक्रमण, अगर विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, यह भी एक बता सकते हैं मानवीय कारणों में। पी, दो पी तो आपको याद ही रखने हैं। पहला पी भारत के संदर्भ में खासकर, पहला पी है आपका पॉपुलेशन ओवरलोड, दूसरा पी है आपका पॉल्यूशन। ये तो इस समय मानव जनित कारणों में इन दो कारणों को तो लिखना ही लिखना है ना। और वो आपका क्या है, वो है आपका ओवर यूज। तो ये देखिए सारे क्लियर हो गए यहाँ से। तो इस कॉन्सेप्ट पर लिखा करिए, हालांकि लिखा क्या है ये देख लीजिए, अनियंत्रित आवासीय संरचनाएं, है ना। दूसरा अतिक्रमण, तीसरा आपका पर्यावरणीय प्रदूषण जिसकी बात की गई, एक अत्यधिक खनन जैसी घटनाएं, है ना, मानव के द्वारा जो गतिविधियां की जा रही हैं, अनियोजित तरीके से बांध निर्माण वगैरह किया जा रहा है। तो यह कुछ क्या है कारण आपने बता दिए, मानव जनित जितने भी कारण आप सोच पा रहे हैं ना, एक आपको पैमाना बना दीजिएगा, हिप्को कॉन्सेप्ट पे आप सोचा करिए, तो इसके आधार पर आप कई कारण सोच पाएंगे मानव जनित कारणों को अगर आप लिखेंगे। अब यार भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं, ज्यादातर प्रभाव कैसे दिखेंगे, विनाशकारी ही दिखेंगे। क्या कुछ सकारात्मक रचनात्मक प्रभाव दिखते हैं तो भी हम दो चार बता देंगे, हाँ भाई। लेकिन अब तुर्की जैसे क्षेत्रों में आप अगर यहाँ पर रचनात्मक प्रभाव लिखने लगेंगे कि जहां व्यापक जान माल की हानि होती है ना, वहां ये रचनात्मक प्रभाव लिखने से बचना चाहिए। लेकिन अब हिमालय के क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या निवास नहीं करती है, उन क्षेत्रों में जब भूकंपीय घटनाएं होती है तो वहां पर आपको विनाशकारी के साथ साथ प्रभाव के साथ साथ कुछ रचनात्मक भी बताने होते हैं। हालांकि समझ तो होनी चाहिए, विनाशकारी में आपको पता है कि क्या आधारभूत संरचनाओं की क्षति, मानव जीवन बुरी तरह प्रभावित होता है इसमें, भूस्खलन भ्रंशन जैसी घटनाएं होती हैं, हिमस्खलन जैसी घटनाएं होती हैं, इस भूकंप के कारण सुनामी जैसी घटनाएं आ सकती है ना। ये सारे आपके क्या है, जैव विविधता का ह्रास हो सकता है, ये तो विनाशकारी प्रभाव हो गए। रचनात्मक प्रभाव आपको पता है क्या होते हैं, एक होता है आंतरिक संरचना की आपको जानकारी हो सकती है ना, काली मृदा का निर्माण हो सकता है उन क्षेत्रों में, और खनिज संसाधन, भूकंप जैसी घटनाएं होंगी तो खनिज संसाधनों का प्रकटीकरण हो सकता है। ज्वालामुखी प्रक्रिया के प्रभावों पर लिखेंगे तब भी आप समझ सकते हैं इन चीजों को। गर्म जल स्रोतों का उदय देखने को मिल सकता है। ये कुछ घटनाएं हैं जो रचनात्मक रूप से समझ सकते हैं आप इनके प्रभाव के रूप में। अब सुनामी पर अगर लिखने को आएगा तो सुनामी पर क्या आप लिख देंगे, आसानी से लिख देंगे। सुनामी के बारे में आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि देखिए एक तो यह जापानी शब्द है ना, सु और नामी। सु का अर्थ क्या होता है, बंदरगाह, नामी का अर्थ क्या होता है, बंदरगाहों से चलने वाली लहरें। तो बेसिकली अब इसके नाम से स्पष्ट हो जाएगा कि सुनामी की उत्पत्ति कहां पर होगी। तो सुनामी की उत्पत्ति कहां पर होती है, जैसे यह देखिए, यह आपका स्थल खंड है इधर साइड में, यह आपका महासागर है। महासागरों में किसी क्षेत्र पर मान लीजिए भूकंप आता है, तीन कारण हो सकते हैं, या तो भूकंप आता है, या कोई ज्वालामुखी उद्गार होता है, या भूस्खलन से जल स्तर में वृद्धि मान लीजिए होती है इस क्षेत्र में, है ना। तो भूकंप आने के कारण क्या होगा, कंपन होगा, कंपन के कारण लहरें क्या होंगी, प्रभावित होंगी, किस ओर जाएंगी, लहरों का प्रवाह जब स्थल खंड की होगा तो यह गति इतनी अधिक होती है कि यहाँ के अवसंरचना, जितना भी अवसंरचना है यहाँ पे मानव जान मान को अधिक तरीके से क्षतिग्रस्त कर देती है ना। यदि इसका प्रवाह यदि स्थल खंड से निकट होता है क्या इसकी उत्पत्ति। तो भारत में जो आपने देखी थी सुनामी तमिलनाडु में 2004 के समय आई थी, वो किस कारण से आई थी, इंडोनेशिया में क्या हुआ था, भूकंप आया था, है ना। कहां पर, महासागर में। इंडोनेशिया में जब भूकंप आता है तो उसका प्रभाव कहां तक दिखता है, तमिलनाडु के क्षेत्र तक दिखता है। अब आप समझ रहे हैं। और ज्वालामुखी उद्गार के कारण जैसे क्राकटोआ जैसे विस्फोट जो होते हैं वहां पर, तो उसके कारण भी क्या होता है, सुनामी जैसी घटनाएं हो सकती हैं। और तीसरा आपको बता दिया गया भूस्खलन के कारण भी हो सकता है। सुनामी का प्रभाव क्या पड़ता है, प्रभाव एक तो मानव पर प्रभाव सीधा पड़ेगा, जनधन की हानि, एक पर्यावरण पर प्रभाव पड़ेगा, एक अवसंरचना पर वहां की प्रभाव पड़ेगा, दूसरा महासागर पर, महासागर जीवन भी तो बुरी तरह प्रभावित होगा ना। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रभावित करने वाले इसके स्टेक होल्डर आप ध्यान रखिएगा, स्टेक होल्डर के बेस पे आप इसके प्रभाव बता सकते हैं। इसका प्रबंधन किस तरीके से किया गया, इसका प्रबंधन जो सरकार के द्वारा किया गया है वह देखिए, एक तो किया गया है आपका डार्ट मेथड पर। डार्ट आप जानते हैं ना, डार्ट क्या होता है, डार्ट आपका जो होता है अर्ली वार्निंग एक तरीके से सिस्टम होता है। कैसे, डीप ओशियन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी, है ना, इसको बोलते हैं। ये क्या है, इसके माध्यम से सरकार ने वहां पर पूर्व चेतावनी ही कितनी देर पहले, 20 से 24 घंटे पहले एक कॉस्मिक रे डिटेक्टर का प्रयोग किया जाता है ना। एक तो डार्ट टेक्निक है आपकी और कॉस्मिक रे डिटेक्टर, ये दो तकनीकों का प्रयोग किया जाता है कहां पर, भारत सरकार के द्वारा जो सुनामी प्रभावित क्षेत्र रहे थे उन क्षेत्रों में भविष्य में कोई ऐसी आपदा ना हो सके, इस कारण एक डार्ट तकनीक का प्रयोग किया जाता है सरकार के द्वारा, एक कॉस्मिक रे तकनीक का। यानी कि एक दिन पहले ही आपको 20-22 घंटे पहले ही आपको चेतावनी अर्ली वार्निंग दे दी जाएगी ताकि वहां से लोगों का विस्थापन कराया जा सके। अब स्थानीय लोगों के स्तर पर भी तो कुछ प्रयास करने चाहिए ना, केवल सरकार ही यह प्रयास कर रही है, तकनीकों का प्रयोग कर रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता। सरकारों को भी कुछ, जब स्थानीय लोगों को कुछ प्रयास करने होंगे तभी जाकर इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो स्थानीय लोगों के द्वारा कौन से प्रयास किए जाते हैं, स्थानीय लोगों के द्वारा देखिए पहला प्रयास जो किया जाता है, एक तो किया जा सकता है जो एक पर्यावरण अनुकूल विकास करना चाहिए,
दूसरा देखिए उन क्षेत्रों में वृक्षारोपण जैसी चीजों को, जैसे मैंग्रोव वन के बारे में कहा जाता है। मैंग्रोव वन क्या होता है, आपका जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है ना, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में या उड़ीसा के जिस क्षेत्र में मैंग्रोव वन की उपस्थिति थी ना, जहां जहां मैंग्रोव वन थे ना, वहां पर क्या होता, सुनामी का नकारात्मक प्रभाव बहुत कम नगण्य देखा गया था। तो यहाँ से निकल कर आया यार मैंग्रोव वनों को यहाँ पर वृक्षारोपित करना चाहिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला, तटीय सुभेद्यता को ध्यान में रखते हुए क्या है, वहां पर आजीविका संचालन के कार्य करने चाहिए। यह कुछ कार्य हैं जो आपको किसके माध्यम से, स्थानीय लोगों के माध्यम से करने चाहिए। एक आपको बताया गया सरकार के माध्यम से क्या क्या कार्य करने चाहिए। अब देखो महत्वपूर्ण तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि प्रबंधन किस स्तर पर किया जाता है, सरकार के स्तर पर कैसे किया जाता है, स्थानीय लोगों के स्तर पर कैसे किया जाता है, सुनामी होता क्या है बेसिकली, यह भी आपको समझ में आ गया होगा। या फिगर आपको जरूर बनाना है जब भी सुनामी पर लिखिएगा। तो यह आपको हो गए कुछ महत्वपूर्ण एरियाज जो भूगोल के अंतर्गत आपके कवर किए जाते हैं। इसका जो अगला पार्ट है, कुछ बचे हुए एरियाज आपके और कवर कर दिए जाएंगे, जहां से सवाल बहुत अधिक आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। तो यार वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो शेयर करो यार दबा कर बढ़िया से, है ना। चलिए आज के लिए धन्यवाद।